हेलो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में शक्ति की अवधारणा के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम शक्ति की अवधारणा को आगे पढ़ेंगे। शक्ति राजनीति विज्ञान की एक मुख्य अवधारणा है और इसकी मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। पहली विशेषता है शक्ति संबंधात्मक होती है। जब हम शक्ति की बात करते हैं तो शक्ति विभिन्न व्यक्तियों या व्यक्तियों से बने जो समूह हैं, इनके बीच पाए जाने वाले संबंध को प्रकट करती है। शक्ति के अस्तित्व के लिए ये ज़रूरी है कि एक या एक से अधिक शक्ति इकाइयाँ मौजूद हो। इसका तात्पर्य ये है कि अन्य व्यक्तियों के अभाव में किसी एक व्यक्ति की शक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता। अर्थात शक्ति के अंतर्गत एक व्यक्ति शक्ति का प्रयोग करता होता है और वह शक्ति का प्रयोग करता होता है और अन्य व्यक्तियों के ऊपर वो शक्ति का प्रयोग करता है या अन्य व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करता है और वो उसके अनुकूल अपना आचरण करते हैं। तो शक्ति के अंतर्गत दो पक्ष होना ज़रूरी है। एक तो शक्ति का प्रयोग करता, दूसरा शक्ति जिनके ऊपर प्रयुक्त की जा रही है या जिनके व्यवहार को प्रभावित किया जा रहा हो, वो एक या एक से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं। इसी तरह से समूह और संस्थाओं के बारे में भी शक्ति संबंधात्मक होती है। किसी समूह की शक्ति के अस्तित्व के लिए और क्रियाशीलता के लिए ज़रूरी है कि अन्य समूहों उसमें मौजूद हों। जैसे कि राज्य की शक्ति के अस्तित्व एवं क्रियाशीलता के लिए ज़रूरी है कि अन्य संस्थाओं की उपस्थिति हो, क्योंकि राज्य नामक जो सत्ता है या जो शक्ति की प्रयोग करता है, वो अपनी शक्ति का प्रयोग अन्य संस्थाओं के संदर्भ में करते हैं। शक्ति के लिए ये आवश्यकता है कि शक्ति का प्रयोग करने की इच्छा रखने वाले कम से कम दो व्यक्ति हों। ऐसी स्थिति में ही शक्ति क्रियाशील होती है। इन दो व्यक्तियों में से एक व्यक्ति आदेश देता है और दूसरा उसका अनुसरण करता है या उसके अधीनस्थ के रूप में कार्य करता है। इस तरह से दो प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं, शासित और शासक। शक्ति की अवधारणा संबंधात्मकता इसलिए भी है कि इसके अंतर्गत प्रभु एवं अधीनस्थ होते हैं। अधीनस्थ कभी भी शक्तिहीन नहीं होते और कोई भी प्रभु अर्थात आदेशकर्ता तब तक ही प्रभु रहता है जब तक कि अधीनस्थ उसकी शक्ति का अनुसरण करने को तैयार होते हैं। इस प्रकार अधीनस्थ पर प्रभु की शक्ति निरपेक्ष नहीं होती, बल्कि वो अधीनस्थ के संदर्भ में होती है। प्रभु की शक्ति अधीनस्थ से उच्च होती है, किंतु ये सर्वोच्च नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक जो प्रभु है वो अन्य किसी प्रभु का अधीनस्थ होता है। अर्थात शक्ति सर्वोच्च नहीं होती, अपितु प्रत्येक शक्ति किसी अन्य शक्ति के अधीन होती है। शक्ति की दूसरी विशेषता है अन्य शक्तियों की आवश्यकता। शक्ति अनेक प्रकार की होती है, जैसे राजनीतिक शक्ति, सैनिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, धार्मिक शक्ति, विचार शक्ति, जनमत की शक्ति। किसी भी समाज में शक्ति के ये विभिन्न रूप एक साथ भी पाए जा सकते हैं या इनमें से कोई दो या दो से अधिक पाए जा सकते हैं। शक्ति के जो ये विभिन्न प्रकार हैं, ये एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। कोई भी अर्थात इनमें से कोई भी किसी के अधीन नहीं होता है। व्यवहार में शक्ति के जो ये विभिन्न स्वरूप हैं, ये एक दूसरे के साथ सहयोग का रुख भी अपना सकते हैं और एक दूसरे के विरोधी भी हो सकते हैं। जब तक ये एक दूसरे के साथ सहयोग रखते हैं, उस समय तक समाज की शक्ति में वृद्धि होती है। तो शक्ति के लिए ज़रूरी है कि शक्ति के जो विभिन्न प्रकार हैं, उनमें प्रतिद्वंद्विता के स्थान पर आपस में सहयोग की स्थिति पाई जाए, क्योंकि जब इनमें सहयोग की स्थिति होती है तब
शक्ति की वृद्धि होती है और जब प्रतिद्वंद्विता की स्थिति होती है तब शक्ति की कमी होती है। शक्ति की तीसरी विशेषता है वास्तविक शक्ति तथा संभावित शक्ति। शक्ति स्वयं में एक इकाई है, किंतु प्रयोग करने की दृष्टि से शक्ति के दो पक्ष होते हैं, वास्तविक शक्ति तथा संभावित शक्ति। शक्तिवान शक्ति के जिस भाग का प्रयोग वास्तव में कर रहा है उसे वास्तविक शक्ति कहते हैं, और संभावित शक्ति ऐसी शक्ति है जिसका प्रयोग किसी राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जा सकता है, भले ही वर्तमान में वह उसका प्रयोग नहीं करता हो। शक्ति की चौथी विशेषता है कि शक्ति का निरंतर संचय जरूरी है। शक्ति एक साधन है और इसका लक्ष्य किन्हीं निश्चित एवं औचित्यपूर्ण उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है। शक्ति की यह भी प्रकृति है कि वह न केवल अपने वर्तमान स्वरूप में और स्थिति की रक्षा करना चाहती है, अपितु उसमें निरंतर वृद्धि भी करना चाहती है। यदि शक्ति के द्वारा अपनी रक्षा, वृद्धि एवं संचय नहीं किया जाएगा तो उसका अंत हो जाएगा। इसलिए शक्ति के लिए ज़रूरी है कि जो शक्ति का प्रयोग करता है उसके पास जो शक्ति है उसकी वो रक्षा करे, उसकी में वृद्धि करे और उसके संचय का प्रयास करे। इस तरह से शक्ति स्वयं में एक साधन भी है और साध्य भी बन जाती है, और शक्ति का इसलिए निरंतर संचय जरूरी है। शक्ति की चौथी विशेषता है शक्ति औचित्य के गुण वाली होती है। जब शक्ति में औचित्य का गुण नहीं होता है तो वह शक्ति नहीं होती, बल्कि हम उसको बल कहते हैं। बल दमनपूर्ण और अत्याचारी होता है, लेकिन शक्ति किसी सामान्य तौर पर शक्ति जनहित की रक्षा एवं वृद्धि के लिए प्रयोग में की जाती है। किसी शक्ति को औचित्य तब प्राप्त होता है जब वह जनहित में कार्य करती है और इस स्थिति में उसे जन सहमति मिलती है, और जन सहमति पर आधारित होने के कारण शक्ति स्थायी रहती है और उसकी क्रियाशीलता एवं प्रभाव में वृद्धि होती है। तो इसका तात्पर्य यह है कि शक्ति को हमेशा औचित्य के गुण वाला होना चाहिए, और शक्ति औचित्य के गुण वाली तभी हो सकती है जब वो सामान्य जनता के कल्याण के लिए कार्य करती है, और क्योंकि वो जब सामान्य जनता के हित के लिए कार्य करती है तो जनता उसको अपनी सहमति प्रदान करती है, और सहमति प्रदान करने के कारण शक्ति औचित्य के गुण वाली हो जाती है। ये शक्ति की प्रमुख विशेषताएं हैं। शक्ति की प्रभाव, बल तथा सत्ता से तुलना। शक्ति की को जैसा कि हमने कहा, शक्ति दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने वाली करती है। शक्ति को हमने कभी बल के रूप में भी कहा, प्रयोग करा, इसलिए लेकिन इनमें भिन्नता पाई जाती है। शक्ति प्रभाव, बल तथा सत्ता से अलग है। शक्ति एवं प्रभाव। शक्ति तथा प्रभाव राजनीतिक विज्ञान की दो प्रमुख अवधारणाएं हैं और इनमें आपस में घनिष्ठ संबंध है। शक्ति व प्रभाव दोनों में एक दूसरे के प्रति पूरकता का संबंध दिखाई देता है। शक्ति और प्रभाव दोनों संबंधात्मक होते हैं और एक दूसरे को सुदृढ़ करते हैं। दोनों औचित्यपूर्ण होने पर प्रभावशाली होते हैं और अन्यों के व्यवहार को परिवर्तित करते हैं। इसलिए कभी कभी यह जानना मुश्किल होता है कि किसी व्यक्ति या समूह के व्यवहार में परिवर्तन शक्ति के कारण हुआ अथवा प्रयोग के कारण हुआ। ये उनकी घनिष्ठता के कारण होता है। शक्ति और प्रभाव दोनों में यद्यपि घनिष्ठ संबंध है, लेकिन ये इन दोनों में पर्याप्त अंतर भी है। एक ही व्यक्ति में हम शक्ति और प्रभाव दोनों को देख सकते हैं और कभी कभी ये दोनों में अलग अलग हो सकते हैं।
जैसे कि 1971 में जब कांग्रेस ही की सरकार बनी थी, तब इंदिरा गांधी को शक्ति भी प्राप्त थी तथा प्रभाव भी प्राप्त था, क्योंकि उनके पास पूर्ण बहुमत था, इसलिए शक्ति थी, और अपने व्यक्तित्व के कारण उनके पास प्रभाव था। शक्ति और प्रभाव में निम्न अंतर पाए जाते हैं। पहला अंतर है, शक्ति भौतिक तत्व है और प्रभाव नैतिक तत्व है। शक्ति को हम बाह्य तत्व भी कहते हैं, इसको हम भौतिक तत्व भी कहते हैं, और यह बाध्यकारी होती है। किंतु प्रभाव एक नैतिक तत्व है, जिसे हम आंतरिक तत्व भी कहते हैं। प्रभाव में बाध्यता नहीं होती, लेकिन अनुरोध का भाव होता है, जबकि शक्ति में बाध्यता होती है। शक्ति को हम भौतिक इसलिए कहते हैं कि शक्ति को हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, बल प्रयोग के रूप में, सैनिक शक्ति के रूप में या पुलिस शक्ति के रूप में। लेकिन प्रभाव को हम महसूस कर सकते हैं, उसको हम भौतिक रूप से नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम नैतिक तत्व कहते हैं। शक्ति और प्रभाव के बीच में दूसरा अंतर है, शक्ति मूर्त होती है और प्रभाव अमूर्त होता है। क्योंकि शक्ति एक भौतिक तत्व है और इसका प्रयोग और इसका परिणाम हम देख सकते हैं, क्योंकि शक्ति के अंतर्गत हम बल का प्रयोग भी करते हैं, तो हम उसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, या हम आदेश देने का भी जो कार्य है वो भी हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। लेकिन प्रभाव एक नैतिक तत्व है और इसके द्वारा दूसरे के व्यवहार को परिवर्तित करने का कार्य किया जाता है, जिसको कि हम स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। शक्ति और प्रभाव में तीसरा अंतर अनुपालन की दृष्टि से देखा जाता है। शक्ति निर्विकल्प होती है और प्रभाव सविकल्प होता है। शक्ति निर्विकल्प इसलिए कि शक्ति बाध्यकारी तत्व होती है, जिस पर इसका प्रयोग किया जाता है उसको इसका पालन करना जरूरी होता है, उसके पास अन्य कोई विकल्प नहीं होता। किंतु प्रभाव में अनुरोध होता है, और प्रभाव एक किसी के व्यवहार को मानसिक रूप से प्रभावित करने की प्रक्रिया है। इसलिए जिसके ऊपर प्रभाव का प्रयोग किया जाता है वो इसे मानने के लिए विवश नहीं होता, बल्कि उसकी मर्जी होती है कि वो इसको माने या नहीं माने। तो शक्ति का जो प्रयोग करता है उसके आदेशों को मानना बाध्यकारी होता है, इसलिए सामने वाले व्यक्ति के पास कोई विकल्प नहीं होता कि वो शक्ति को नहीं माने। जबकि प्रभाव के अंतर्गत अनुरोध होता है, इसलिए वो उसको मानने के लिए विवश नहीं होता और उसके पास विकल्प होते हैं। चौथा अंतर है, शक्ति कटुता को और प्रभाव सद्भाव को उत्पन्न करता है। शक्ति क्योंकि बाध्यकारी होती है और निर्विकल्प होती है, अतः जिन पर शक्ति का प्रयोग किया जाता है वो शक्ति को मानने के लिए हो सकता है इच्छुक नहीं हो, लेकिन उन्हें मजबूरी में मानना पड़ता है। इसलिए शक्ति यदि संबंध की दृष्टि से देखें तो शक्ति के प्रयोगकर्ता और जिनके ऊपर शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है उनके मध्य कटुता को पैदा कर सकती है। किंतु प्रभाव बाध्यकारी नहीं होता। प्रभाव के अंतर्गत अनुरोध होता है और उस अनुरोध के कारण सामने वाला आदेश की पालना करता है, इसलिए प्रभाव के प्रयोगकर्ता और जिनके ऊपर प्रयोग किया गया है उनके मध्य सद्भाव होता है, क्योंकि वो सहमति से दूसरे के आदेशों की पालना करते हैं। तो प्रभाव सद्भाव को उत्पन्न करता है, जबकि शक्ति कटुता को उत्पन्न करती है। दोनों के मध्य दूसरा अंतर है कि शक्ति प्रजातांत्रिक नहीं होती है, जबकि प्रभाव प्रजातांत्रिक होता है, क्योंकि शक्ति का जो प्रयोग करता है और जिन पर शक्ति का प्रयोग किया जाता है उसके अंतर्गत सहमति की आवश्यकता नहीं होती। शक्ति का प्रयोग करता बिना जिनके ऊपर शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है उनकी सहमति के अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, और क्योंकि शक्ति बाध्यकारी होती है
इसलिए शक्ति को अप्रजातांत्रिक कहा जाता है, क्योंकि जिनके ऊपर शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि वो इसके प्रति अपनी सहमति दें। वो बल प्रयोग के कारण या कानून के डर के कारण उन आदेशों की पालना करते हैं। प्रभाव के अंतर्गत जो प्रभाव का प्रयोग करता है वो प्रभावित व्यक्ति की सहमति से और सद्भाव से उनके व्यवहार को परिवर्तित करता है। अतः प्रभाव को प्रजातांत्रिक माना जाता है। इनके मध्य लास्ट अंतर यह है कि शक्ति का क्षेत्र सीमित होता है और प्रभाव का क्षेत्र असीमित होता है। शक्ति क्योंकि एक भौतिक तत्व है, इसलिए इसका प्रयोग एक निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत किया जा सकता है, किंतु प्रभाव एक मानसिक प्रक्रिया है, अतः प्रभाव का क्षेत्र असीमित होता है। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि शक्ति का प्रयोग यदि एक राज्य नामक संस्था है तो उसकी जो शक्ति है उस राज्य के निवास करने वाले व्यक्तियों पर लागू होगी। लेकिन प्रभाव यदि कोई एक प्रभावकर्ता व्यक्ति है, कोई धार्मिक व्यक्ति हो सकता है, कोई लीडर हो सकता है, उसका प्रभाव उस राज्य की सीमाओं से बाहर भी हो सकता है। इसलिए प्रभाव का क्षेत्र असीमित होता है जबकि शक्ति का क्षेत्र सीमित होता है। ये शक्ति और प्रभाव के मध्य मुख्य अंतर है। दूसरा है शक्ति एवं बल। शक्ति और बल भी राजनीति विज्ञान की दो अवधारणाएं हैं। कभी कभी शक्ति और बल को एक मान लिया जाता है, लेकिन शक्ति और बल एक नहीं है। शक्ति का अर्थ सैनिक शक्ति माना है, किंतु वास्तव में शक्ति और बल में अंतर होता है। शक्ति राजनीतिक शक्ति होती है और सैनिक शक्ति बल से भिन्न है। शक्ति एवं बल के मध्य निम्न अंतर है। पहला अंतर है अमूर्तता एवं मूर्तता का अंतर। शक्ति अदृश्य, अप्रकट एवं अमूर्त होती है, जबकि बल सदैव प्रकट, मूर्त और प्रत्यक्ष नजर आने वाला होता है। इसका कारण यह है कि शक्ति अपनी प्रकृति से बल की तुलना में एक मनोवैज्ञानिक क्षमता है, जबकि बल एक भौतिक क्षमता है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि हमने जब शक्ति की अर्थ और परिभाषा की बात करी थी तब हमने शक्ति का व्यापक अर्थ लिया और हमने शक्ति को वो माना जो दूसरे के व्यवहार को नियंत्रित करने का कार्य करती है या दूसरे के व्यवहार को परिवर्तित करने की क्षमता को हमने शक्ति कहा। इस अर्थ में शक्ति अमूर्त और प्रकट नहीं है। लेकिन जब हम बल की बात करते हैं तब बल के अंतर्गत जो प्रयोग करता है वो या तो अपने शारीरिक बल को का प्रयोग करता है या सैनिक शक्ति का प्रयोग करता है, जिसको कि हम देख सकते हैं। तो बल मूर्त होता है और शक्ति अमूर्त होती है। शक्ति और बल में दूसरा अंतर बाध्यता की आधार पर पाया जाता है। शक्ति की तुलना में बल को ज़्यादा बाध्यकारी और दमनात्मक पाया जाता है, क्योंकि बल के अंतर्गत शारीरिक शक्ति का प्रयोग किया जाता है, शारीरिक बल का प्रयोग किया जाता है, और इसलिए या हम पुलिस शक्ति या इनका बात कर सकते हैं, उनके तो वो बाध्यकारी भी होती है और दमनात्मक भी होती है। जबकि शक्ति के अंतर्गत क्योंकि हम दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करने की बात करते हैं, तो वो इसलिए शक्ति में बाध्यता की मात्रा बल की तुलना में कम पाई जाती है। दोनों के मध्य तीसरा अंतर है शक्ति एक विस्तृत अवधारणा है जबकि बल एक सीमित अवधारणा है। जब हम शक्ति एक इस विस्तृत अवधारणा इसलिए क्योंकि शक्ति में प्रभाव और बल दोनों पाए जाते हैं, किंतु शक्ति की तुलना में बल अवधारणा सीमित है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम शारीरिक शक्ति को सम्मिलित करते हैं। शक्ति निर्णय लेती है और उद्देश्य तय करती है और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बल का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार शक्ति तो एक साध्य है और बल एक साधन है। शक्ति और बल इन दोनों में घनिष्ठ संबंध भी है और अंतर भी है। शक्ति में बल निहित रहता है और
जब आवश्यकता होती है तो शक्ति के द्वारा बल का प्रयोग किया जा सकता है, किंतु यह माना जाता है कि तब राजनीतिक शक्ति का अंत हो गया। शक्ति एवं सत्ता। शक्ति और सत्ता भी राजनीति विज्ञान की दो अवधारणाएं। ये दो भिन्न अवधारणाएं। सत्ता को हम वैधानिक तौर पर शक्ति के प्रयोगकर्ता के रूप में कहते हैं। इस रूप में सत्ता शक्ति से भिन्न होती है। सत्ता ही शक्ति को वैधता प्रदान करती है, अर्थात सत्ता के बिना शक्ति गैर कानूनी होती है। शक्ति एवं सत्ता के मध्य निम्नलिखित अंतर हैं। पहला है, शक्ति व सत्ता व्यक्ति की भिन्न प्रवृत्तियों से संबंधित है। व्यक्ति में दो प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। पहले तो व्यक्ति शक्ति की इच्छा करता है और साथ में व्यक्ति में सहयोग की भावना भी पाई जाती है। व्यक्ति की शक्ति की इच्छा व्यक्ति में शक्ति संघर्ष को जन्म देती है, किंतु व्यक्ति की सहयोग की इच्छा समाज को जन्म देती है। व्यक्ति में शक्ति की तुलना में सहयोग की प्रवृत्ति अधिक होती है, अतः व्यक्ति समाज की स्थापना में सफल होता है और एक सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित समाज की इच्छा भी रखता है। व्यक्ति की जो ये शक्ति संबंधी प्रवृत्ति है, यह राज्य व्यवस्था में शक्ति के रूप में दिखाई देती है। तो शक्ति जहाँ व्यक्ति की शक्ति पाने की काम प्रवृत्ति से संबंधित है, वहाँ सत्ता व्यक्तियों के मध्य आपस में सहयोग स्थापित करने वाली अवधारणा है। शक्ति भौतिक तत्व है और सत्ता वैधानिक तत्व है। शक्ति में क्योंकि बल निहित माना जाता है, इसलिए यह बाध्यकारी होती है। इसलिए शक्ति को हम भौतिक तत्व कहते हैं और राज्य में ये प्रभुत्व के रूप में प्रकट होती है। सत्ता जन सहमति के ऊपर आधारित होती है, उसमें प्रभाव निहित होता है। यह राज्य में वैधानिक तत्व के रूप में दिखाई देती है और राज्य व्यवस्था को वैधानिक आधार देती है। इसलिए शक्ति जहाँ भौतिक तत्व के रूप में है, वहाँ सत्ता वैधानिक तत्व है। शक्ति एवं सत्ता के मध्य तीसरा अंतर यह है कि शक्ति साधन है और सत्ता कर्ता है। सत्ता किसी पद में निहित या संस्था में निहित होती है और सत्ता निश्चित मूर्त और वैधानिक होती है। अपने इन विशेषताओं के कारण सत्ता किसी राजनीतिक व्यवस्था में कर्ता की भूमिका निभाती है। शक्ति किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में कर्ता की भूमिका नहीं निभाने में असमर्थ होती है। किसी राजनीतिक व्यवस्था में कर्ता की भूमिका सदैव सत्ता ही निभाती है और सत्ता उस समय शक्ति को एक साधन के रूप में प्रयोग करती है अपने आदेशों की पालना के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सत्ता शक्ति का प्रयोग करती है। और जब सत्ता के द्वारा शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो शक्ति को वैधानिकता प्राप्त हो जाती है। तो यदि किसी राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में हम देखें तो सत्ता शक्ति की प्रयोग करता है और शक्ति को वो एक साधन के रूप में प्रयोग करती है। शक्ति और सत्ता के मध्य नेक्स्ट अंतर है मूल्यों की दृष्टि से। शक्ति एक साधन है, इसलिए ये मूल्य निरपेक्ष होती है। सत्ता मूल्य सापेक्ष होती है। सत्ता परंपरा, रीति रिवाज, जनमत आदि के द्वारा स्वीकृत मूल्यों को स्वीकार करती है, इसलिए सत्ता को हम विवेक युक्त तथा कहते हैं और शक्ति को हम मूल्य निरपेक्ष कहते हैं। क्योंकि शक्ति सदैव सत्ता के अधीन कार्य करती है, तो यह सत्ता के नियंत्रण के कारण मूल्यात्मक एवं विवेकपूर्ण ढंग से कार्य करती है और व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक होती है। किंतु जब शक्ति सत्ता से स्वतंत्र होकर कार्य करती है तो यह मूल्य विरोधी और शिष्टाचारी होती है।
सत्ता के नियंत्रण से मुक्त शक्ति दमनात्मक हो सकती है और अवैध हो सकती है। तो मूल्यों की दृष्टि से हम देखें तो सत्ता समाज के स्वीकृत मूल्यों को स्वीकार करती है, और जब तक शक्ति सत्ता के साथ कार्य करती है या सत्ता के अधीन कार्य करती है तब तक सत्ता के मूल्यों से यह भी प्रभावित होती है। नहीं तो सामान्य तौर पर सत्ता के से अलग शक्ति मूल्य निरपेक्ष होती है। सत्ता और शक्ति में एक अंतर प्रत्यायोजन संबंधी है। सत्ता की जब हमने बात करी तो सत्ता से तात्पर्य यह है कि सत्ता का निवास किसी पद में या संस्था में होता है, इसलिए सत्ता निश्चित और मूर्त होती है और वैधानिक होती है। जब किसी उच्च सत्ताधारी के द्वारा किसी अधीनस्थ को अपनी सत्ता प्रदान की जाती है तब हम उसे कहते हैं कि सत्ता का प्रत्यायोजन किया गया है। किंतु शक्ति का प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यदि शक्ति का जिसमें शक्ति निहित है और वो शक्ति का प्रत्यायोजन कर देगा तो वो शक्तिहीन हो जाएगा। इसलिए सत्ता का तो प्रत्यायोजन किया जा सकता है लेकिन शक्ति का नहीं किया जा सकता। निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि शक्ति और सत्ता दो विभिन्न अवधारणाएं, लेकिन ये एक दूसरे की पूरक हैं। सत्ता के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है यदि वो किसी राजनीतिक व्यवस्था में का सफल संचालन करना चाहता है, और सत्ता शक्ति को वैधानिकता प्रदान करती है। इसलिए इनमें आपस में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। यदि हम निष्कर्ष से देखें तो शक्ति और सत्ता दोनों, शक्ति, सत्ता, प्रभाव और बल आपस में एक दूसरे से संबंधित भी हैं और इनमें अंतर भी पाया जाता है।